आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। वक्फ बोर्ड हालांकि जीरो हो चुका है, लेकिन अभी भी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अपनी मनमानी और एक तीर से कई लोगों को जख्मी करने की कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आज न्यू हैदराबाद स्थित जनाब कासिम के रोजे के नव निर्माण की परमिशन को लेकर सामने आया। इसकी परमिशन वक्फ बोर्ड ने दी, लेकिन परमिशन देकर जहां निर्माण करवाने वाले लोगों को फंसाया, वहीं अपने सीईओ को भी फंसवाने की कोशिश की। हालांकि इस जगह को विवादित बताया जा रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने परमिशन देकर ऐसा लगता है कि दो समुदायों को आमने सामने करने की कोशिश की। पूरे मामले पर हम बातचीत करेंगे वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले जमीर नकवी साहब से कि जनाब कासिम के रोजे की तामीर नौ के सिलसिले में जो कार्यक्रम आज हुआ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वक्फ बोर्ड का रवैया है वो ये है कि डिवाइड एंड रूल। जो मैंने गौर किया तो उसमें एक लड़ाओ और राज करो, और यही इसमें नजर आ रहा है कि कौम की एक हमदर्दी रखने वाली, समाज सेवा करने वाली हैदरी टास्क फोर्स के कुछ नौजवानों ने जब जनाब कासिम के रोजे का हाल देखा तो वाकई बहुत शर्मनाक था। और चूंकि ये सारी चीजें बोर्ड के द्वारा टारगेटेड है कि किसी सूरत से इनको पब्लिक की नजर से दूर करके, इनका खरीद फरोख्त करके या सौदेबाजी करके या किसी बिल्डर को दे करके ये अपना लूट खसोट का काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे ही इन्होंने वहीं पर न्यू हैदराबाद में डिप्टी अजीम साहब मरहूम से मुतालिक एक कब्रिस्तान है, उसमें यही चेयरमैन अली जैदी के जरिए और कोई लाथर या कोई XYZ बिल्डर है, उसके जरिए वहां पर इमारत यानी फ्लैट्स बने, जिसके मुतवल्ली महमूद दुर्रानी साहब है, महमूद अली खान दुर्रानी। और वो पूरे तरीके से वक्फ बोर्ड को पक्ष में लेकर के इसका सौदा कर रहे हैं। इसमें भी अली जैदी की पूरी सरपरस्ती है। हैदरी टास्क फोर्स के अध्यक्ष जो हैं मुन्ने आगा, वहां अपने लोगों के साथ पहुंचे तो कार्यक्रम होता उससे पहले ही थाने में बुला लिए गए और थाने में उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी गई थी। तो पुलिस वालों ने, जैसा कि बताया गया, पुलिस वालों ने उनसे कहा कि कोई खुदाई या कोई ऐसी चीज मत करना, आप अपना कार्यक्रम जल्दी से कीजिए और खत्म कीजिए। नतीजतन हैदरी टास्क फोर्स ने जिन लोगों को बुलाया था उनसे जल्दी जल्दी तकरीरें करवाई और नजर की, और उनका जो मेन कार्यक्रम था वो ये था कि जनाब कासिम की विलादत के मौके पर वो वहाँ आधारशिला यानी संग बुनियाद रखें। लेकिन संग बुनियाद के नाम पर जो उन लोगों ने किया वो हंसी उड़वाने वाला काम किया है। मिट्टी में पुरानी ईंटें डाल के चले आए। आप क्या कहेंगे इस तरह की
कि हैदरी टास्क फोर्स जिस मौला अली के नाम पर है, वो उसकी ये कार्रवाई कैसी आप मानते हैं? अगर आप मुस्तहकम हैं, दिलेर हैं, तो जंग जीती जा सकती है, वरना संख्या बल के आधार पर कोई जंग नहीं जीती जा सकती है, और ये कानूनी लड़ाई है। वक्फ बोर्ड ने परमिशन तो दी है, और जो परमिशन का लेटर है उस पर सीओ अजीज अहमद साहब के हस्ताक्षर भी हैं। हालांकि अजीज अहमद साहब को इस पे हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए अगर टेक्निकल रूप से हम लोग देखें, क्योंकि जो प्रस्ताव अजीज अहमद साहब के पास भेजा गया था वो बोर्ड का नहीं था, इंडिविजुअली चेयरमैन साहब का था। और शायद आपने अजीज अहमद साहब से बात भी की है, वो आप खुलासा करें कि उन्होंने क्या कहा आपसे? देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि हमने कोई परमिशन नहीं दी है। जब मैंने उनको ये लेटर भेजा तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारी परमिशन जो है वो शर्तों के आधार पर है। यानी यूं समझ लिए कि आप किसी से कह रहे हैं कि दरिया पार कर जाओ, और उस आदमी के हाथ पर बांध करके दरिया में फेंक दें आप, तो ये तो डुबाने वाली हरकत है, ये उसको पार कराने वाली हरकत नहीं है। जब मैंने उनसे कहा कि आप ये लेटर भेजिए, मैं ये लेटर आप देखें जिसे मैं भेज रहा हूँ, इसमें इंडिविजुअल अली जैदी का ऑर्डर है, ना कि बोर्ड का। तो अब वो बहाना बद्दा बनाने लगे, आगे पीछे करने लगे, और उन्होंने कहा कि सारी पावर जो है वो अली जैदी के पास बोर्ड के डेलीगेट हो चुकी है। तो ये भी गलत बात है कि मानो सारे विभागों का अगर कोई भी मुखिया पावर ले ले तो मंत्री के होने से क्या फायदा, सेक्रेटरी के होने के से क्या फायदा कि सारा एक ही आदमी काम करे। क्या आपको ये नहीं लगता कि वक्फ बोर्ड ने चूंकि ये देख लिया था, जो इनविटेशन लेटर है उस पे ये लिखा हुआ था कि इसकी संग बुनियाद यासूब अब्बास रखेंगे, तो कहीं यासूब अब्बास से डरकर इन लोगों ने तो परमिशन नहीं दे दी। एक दूसरी ओर जहां यासूब अब्बास के सहारे हैदरी टास्क फोर्स के अध्यक्ष मुन्ने आगा ने इतना बड़ा काम करने की सोची थी, वहां यासूब अब्बासी हैदरी टास्क फोर्स को दाव दे गए। उन्होंने इस मौके पर रहने का वादा किया था, लेकिन वो इससे पहले यहां से खिसक लिए। दूसरी ओर मौलाना कल्बे जवाद साहब से भी वादा लिया था हैदरी टास्क फोर्स के मेंबरों ने, वो भी नहीं आए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसका मतलब ये है कि ये बाकायदा प्री प्लान्ड काम था। इसमें हैदरी टास्क फोर्स की इज्जत दांव पर लगवा करके दोनों मौलवी साहिबान बीच मैदान से हट गए, और चेयरमैन ने ऐसा किया कि लाठी भी न टूटे और सांप भी मर जाए। भाई, इसमें तो आप ये देखिए कि पूरे तरीके से षड्यंत्र से भरा हुआ ये परमिशन है। हर तरीके के साजिश की बू इसमें आ रही है। आप कहीं पर भी आप देखें कि भाई मौलवी भी नहीं, जिसका नाम यानी इश्तिहारात में और इनविटेशन में जिसका नाम दिया जा रहा संग बुनियाद रखने का, वो भी बाहर है। तो भाई, क्या ये चीजें प्री प्लान होकर नहीं की गई थी? तो इसमें तो हमें तालमेल की कमी नजर आ रही है। या तो हैदरी टास्क फोर्स ने यासूब अब्बास साहब की मर्जी के प्रोग्राम ले लिया, उन्हें अपनी दामन बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ से निकल जाना बेहतर समझा। और फिर सवाल ये होता है, जब कल्बे जवाद साहब को इनवाइट किया गया था तो वो क्यों नहीं गए? तो इसका मतलब ये क्या है, यानी इधर चेयरमैन साहब विषय रच रहा था, इसलिए कल्बे जवाद साहब उससे बचने के लिए नहीं गए। चेयरमैन को कल्बे जवाद साहब का 36 का आंकड़ा नजर आ रहा है। जमीर साहब, आपने जिस बात की तरफ इशारा किया है कि चेयरमैन और मौलाना कल्बे जवाद का 36 का आंकड़ा नजर आ रहा है, हमें लग रहा है ये सब जबानी खर्च है। आप देखें दरगाह हजरत अब्बास में जो प्रोग्राम हुआ है महफिल का, उसमें मीसम अपराधी ने दोनों को इनवाइट किया है। मीसम अपराधी की मजबूरी ये है कि वो दोनों को खुश रखना उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो उसे दोनों से ही फायदा लेना है, उठाना है। अगर उसको नाराज कर दिया
तो उसका काम बिगड़ जाएगा, अगर चेयरमैन को नाराज कर दिया तो काम बिगड़ जाएगा, अगर मौलाना कल्बे जवाद को नाराज कर दिया तो बिगड़ जाएगा। लेकिन आप लखनऊ की आवाम को क्या कहेंगे कि उसी मंच पर दोनों अगल बगल बैठे हुए हैं, मौलाना कल्बे जवाद और चेयरमैन अली जैदी, यानी जिसको मौलाना कल्बे जवाद बार बार कहते रहे हैं कि इसने अरबों खरबों लूट लिया वक्फ की जायदाद से और इसकी हिर्स पूरी नहीं हो रही है। उस महफिल में भी मौलाना कल्बे जवाद से जब खिताब करने के लिए कहा गया तो उन्होंने यही कहा कि कुछ लोग वक्फ बिल को जो बहुत ही खराब है उसका समर्थन कर रहे हैं, वो शिया कौम के भी गद्दार हैं, इमाम जमाना के भी गद्दार हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लखनऊ की आवाम को क्या हो गया है कि वो चोर को भी कंधे पे बैठाए हुए है और डकैत को भी कंधे पे बैठाए हुए है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ तो वो भी महफिल का स्टेज जो है वो साजिशों से पूर्ण नजर आ रहा है कि वहां पर मेहमान खुसूसी मौलाना सैयद कल्बे जवाद साहब को बुलवा करके अली जैदी को पूरे तरीके से नंगा और जलील कराने की कोशिश की गई। क्योंकि अगर एक होते तो अवामी सतह पर मजमे आम में कल्बे जवाद साहब ऐसी बेबाक तकरीर ना करते, और अली जैदी की तकरीर में तो सिर्फ चापलूसी नजर आ रही थी। उसमें तो सारा आवाम भी अब समझ गई है कि यानी अब बेहयाई की हद तक चेयरमैन चाह रहा है अपनी चेयरमैनी को बरकरार रखे। उसके पास तो न ज़र्फ है न ज़मीर है, तो यहाँ तो बेहयाई नजर आ रही है। यहाँ तो कमजोरी जमीर साहब, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कह दी कि मौलाना कल्बे जवाद ने उस महफिल में वही कहा जो उनका पुराना स्टैंड था, यानी उन्होंने अपनी बात कही और शायद मीसम अपराधी ने से बात हुई हो कि उनको भी बुलाओ चेयरमैन को, ताकि उस महफिल में भी कहा जाए और उसको नंगा कर दिया जाए। तो आमने सामने आंख में आंख डाल के मौलाना कल्बे जवाद ने अरबों खरबों को कमाने वाले को सुनाया भी, कान से भी सुन ले, और उसको पब्लिक को भी बता दिया कि ये अपराधी है, इसने अरबों खरबों की जायदाद को लूटा है। लेकिन उस आवाम को क्या कहेंगे जो कान में तेल डालकर सुनती रही? देखिए, आवाम अभी तमाशा देख रही है। तमाशा इस मानों में देख रही है कि भाई वो भी समझ रही है, बखूबी समझ रही है कि भाई क्या हो रहा है। आप अच्छा, कल्बे जवाद साहब किबला जो है वो अपने स्टैंड पर कायम है। जो उन्होंने जुमे में जो उन्होंने तकरीर की वो दरगाह हज़रत अब्बास में के स्टेज पर भी जश्न विलादत के मौके पर उसी तकरीर को दोहराया। तो इससे समझ में आता है कि वो तो अपने मौक़िफ़ पर कायम है। और इधर चेयरमैन का रवैया ये है कि उसका वहां पर जाना ये बेहयाई दर बेहयाई। वो सोच रहा था शायद मेरी शक्ल देख करके, मेरी सूरत देख करके कल्बे जवाद साहब को रिश्तों के का ख्याल आ जाएगा और वो यहाँ उसकी चापलूसी कर देंगे या वो यहाँ पर वो बातें नहीं करेंगे। मगर कल्बे जवाद साहब जो है, मैंने ये देखा है क्योंकि हमारा एक दो दिन का साथ नहीं रहा, उनको बहुत करीब से मैं जानता हूँ। वो अपने दुश्मन को बैठाल करके उसके बगल में बैठ करके भी वो पूरी तरीके से जलील करते हैं और बहुत बेबाक तकरीर करते हैं। वो कहीं से वो अपने मौके से नहीं हटते हैं। तो यहाँ पर तो मुंह पर जलील कर दिया। जमीर साहब अपनी सफाई दे सकते थे। जमीर साहब जिस मौलाना कल्बे जवाद साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसी लखनऊ के नवाबों, एक जुमा में उन्होंने नवाबों की औलादों को, उनकी मां को गाली दी, कहा ये सब के सब हरामी हैं। उनकी तकरीर का जो सार है वो हम कहीं से निकाल के लगाएंगे कि उन्होंने कहा कि ये असली नहीं है, नकली हैं।
इसीलिए इनके अंदर हिम्मत नहीं है, जोश नहीं है, सब कुछ सुनते हैं। तो एक बार फिर शायद उन्होंने उस जो दिल कहा जाता है लखनऊ का, रुस्तम नगर, दरगाह हजरत अब्बास का एरिया, जहां नवाबों की भी तादाद बड़ी बड़ी तादाद है, उनकी बीच में अली जैदी को जो पहले कहा था अरबों खरबों कमाने वाला, वो कह के और उनकी खामोशी को दिखा के ये बता दिया, जैसा कि आप भी कहते रहते हैं कि माले हराम जिसके पेट में होगा वो नहीं बोल सकता, वो शायद उन्होंने एक बार फिर दुनिया के लोगों को दिखा दिया कि यहाँ के लोग क्यों खामोश हैं। देखिए, वो बार बार ललकार रहे हैं और अवाम को भी ये चाहिए कि अवाम अपनी खामोशी को तोड़े और कम से कम अपने लफ्जों से, अपने इरादों से, अपने एहतजाज से ये फैसला कुन मसले को हल करे जो इस वक्त कशमकश में अवाम फंसी हुई है। भाई अंजुमन हाय मातमी है, नौहे पढ़ती हैं, सारी चीजें करती हैं, तो उनको क्या ये इल्म नहीं है? क्या वो उनके पास ये जमीर नहीं बचा हुआ है? क्या वो भी मुर्दा जमीर हो? जमीर साहब, एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल कर रहा हूं जो सिर्फ लखनऊ वालों से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि पूरी शिया कौम से रिलेटेड है। मौलाना कल्बे जवाद साहब ने कहा, जो लोग वक्फ बिल का समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, वो शिया कौम के भी गद्दार हैं और इमाम जमाना के भी गद्दार हैं। जेपीसी का जो महत्व है और बनाने का, वो बहुत पॉजिटिव मानते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही पॉजिटिव जो है वर्किंग चल रही है और उनकी जो रिपोर्ट होगी वो बहुत पॉजिटिव है। खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है, चाहते हैं और इससे कमाएं और इससे कमाएं, लिहाजा हुकूमत का साथ देने की कह रहे हैं कि हाँ बड़ा अच्छा बिल बन रहा है, ये बहुत अच्छा बिल बन रहा है, लिहाजा मैं कहूँगा ये बिल जो है तुमने इसके जो हिमायत कर रहे हैं इंशाल्लाह, तो वही किसी बिल के अंदर ठूस दिया जाएगा इंशाल्लाह। तुम्हें अफलूस किस्म के लोग हैं जिनको अपना ओहदा बचाना है, वो अपना ओहदा बचा रहे हैं, ओहदा बचाने के चक्कर में है, अरबों खरबों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन आगे अभी लालच उनकी खत्म नहीं हुई है। खरबों रुपए कमाने के बाद उनकी लालच अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी इस बिल की, वक्फ बिल की हिमायत कर रहा है, वो शियों का भी गद्दार है, वो शियों का भी गद्दार है और इमाम जमाना का भी गद्दार है। मान लीजिए इमाम जमाना से गद्दारी करने वाला आ जाए तो उसके साथ लोगों का क्या बर्ताव होना चाहिए, सिर्फ आप इस पे रोशनी डालिए। देखिए, कल्बे साहब कबला ने जो भी कहा है वो 100% दुरुस्त है, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो 44 पॉइंट्स हैं वो आप ये समझ लीजिए कि जमींदारी एवोल्यूशन 1950 के बाद से ये सरकार का 2025 में हमला है, ये आप समझ लें। पहले 1950 में जमींदारी एवोल्यूशन करके सारे नवाबीर, सारे जागीरदार, सारे ताल्लुकादार, सारे राजाओं को पैदल कर दिया गया था, उनकी जमीनों पर कब्जा करके, उनके राजपाट पर कब्जा करके, उनकी रियासतों पर कब्जा करके। दूसरा ये जो जमींदारी एवोल्यूशन है जो वो ये है कि जितनी जमीनें उन नवाबीन ने, उन बादशाहों ने, उन राजाओं ने, उन रईसों ने, उन ताल्लुकेदारों ने, उन जमींदारों ने माले इमाम के लिए इमामबाड़ा मस्जिद को वक्फ किया था, उसको खत्म कर दिया। अच्छा, इसमें खत्म करने में सबसे बड़े सहयोगी जो हैं खुद वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साबित हुए हैं, क्योंकि इन लोगों ने भाई जो जमीनें मोहाल के रूप में दर्ज थी, खेवट के रूप में दर्ज थी, गांव के रूप में दर्ज थी, उन जमीनों को लेटेस्ट नंबरान न चढ़ा करके इन्होंने पूरा मौका सरकार को दिया है कि सरकार इस पर कब्जा कर ले, क्योंकि ये अपनी प्लान में थे कि जब हम मौका पाएंगे तो उन जमीनों को बेच देंगे, उनके नंबरान को हम वादे करेंगे कि ये नंबरान वक्फ के हैं, और ये कोई नौबत नहीं आई
और वो ऑटोमेटिक जमीनें चली जाएंगी, जिससे कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसमें जाहिर सी बात है पूरे बोर्ड जिम्मेदार है, चाहे वो शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे वो सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के अहलकार जिम्मेदार हैं। हैदरी टास्क फोर्स को अब मजीद क्या करना चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं वो सामने आ चुके हैं। देखिए, अगर हैदरी टास्क फोर्स को ये महसूस होता है कि शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उनके साथ धोखाधड़ी किया है, तो उनके साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, मुखर होकर के सामने आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। क्योंकि ये गलत है कि कोई आपके भरोसे जाए और आप ये है कि चोर से कहो चोरी करो, शाह से कहो जागते रहो, आप वहां पर दूसरे फरीक को भी उकसा दें और वहां पर कोई सिक्योरिटी, कोई किसी चीज का बंदोबस्त आप ना करें, तो आपका वोट किस काम का है? भाई, आपको कम से कम कमिश्नर पुलिस से, डीएम से खुद राब्ते में रहना चाहिए। और उत्तर प्रदेश या सेंट्रल वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को खुद चाहिए था कि बजाते खुद वो भी वहां मौजूद रहे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी, वो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन थे वक्फ बोर्ड के, उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके देख रेख में ये सारा काम संपन्न हो। मगर उन्होंने हैदरी टास्क फोर्स से पहले तो चेयरमैन ने वहां से यानी नदारद हो गए। तो चेयरमैन को चाहिए था कि उसके विभाग का कार्यक्रम था, उसके बोर्ड का कार्यक्रम था, वो वहां पर मौजूद रहता। जैसे दरगाह अब्बास में कैसे चेयरमैन पहुंच गए और जगहों पर कैसे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर क्यों नहीं पहुंचे? ये हमें वहां से परमिशन मिल गई कि आप रोजे की तामीर करा सकते और सफाई करा सकते। तो हम लोगों ने आज वहां पे प्रोग्राम किया और वहां पे तमाम उलमाए किराम आए और माशाल्लाह से काफी भारी तादाद में लोग आए। और उसके बाद हम लोगों ने वहां पे तिलावत कलाम पाक। आगा साहब, वक्फ बोर्ड ने आप लोगों को परमिशन तो दी है, लेकिन पूरी तरह से पाबंद कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। परमिशन में ये भी कहा गया कि अगर कोई भी मामला होता है, कहीं भी इजाज़त लेनी पड़ती है, तो वो सब आप लोग करेंगे, वक्फ बोर्ड से कोई मतलब नहीं होगा। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि वक्फ बोर्ड ने आप लोगों को फंसाने की कोशिश की है? देखिए, ये शहजादे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम का रोजा है और अगर इसमें कोई सियासत करेगा, कोई भी करे, तो वो उसका हश्र क्या होगा ये तो ऊपर वाला जाने। क्योंकि भाई हम लोग कोई सियासत नहीं कर रहे, हम तो अगर हमें सियासत करना हो तो हम उलमा इकराम के पास सबके पास है। मैंने आगा साहब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जमीन विवादित है, ठीक है, और विवादित है। इसका अंदाजा आपको तभी लग गया जब आप वहां पहुंचे अपना कार्यक्रम करने के लिए। उससे पहले वहां पुलिस में एप्लीकेशन दी जा चुकी थी, आपको पुलिस ने बुलाया और उसके बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि वहां क्या सिचुएशन है। जबकि वक्फ बोर्ड को ये सब चीजें साफ कर देनी चाहिए थी आपसे कि ये ऐसा ऐसा मामला है। शायद वक्फ बोर्ड ने आपसे पूरी तरह से छिपाया पूरे मामले को कि कोर्ट में मामला है या क्या है, इसकी कोई तफसील आपको नहीं बताई। क्या कहेंगे इस पर आप? हमको तो वक्फ बोर्ड ने खैर ये सब बातें कुछ नहीं बताई। जब मैंने परमिशन मांगी और हमने जाके वहां पे दी तो हमको जो है आज ही मिली है। आज मुझे 10:30 बजे वहां से मिला है, वक्फ बोर्ड के ऑफिस से मुझे परमिशन मिली। अब उसमें सब चीजें लिखी हैं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं। तो भाई रोजा तामीर करने के लिए अगर हम लोगों को कोई दिक्कत उठाना पड़ती है तो वो अगर भाई वक्फ बोर्ड चाहता है या कोई चाहता है कि हम लोग फंस जाएं तो वो उसकी मर्जी है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।